नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रोषिता। तो अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइन बनी होती है। लेकिन वो हेडलाइन क्यों बनी होती है, उनके पीछे की असल खबर क्या होती है, असल मुद्दा क्या होता है, उस पर विश्लेषण किया जाता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ते हैं, वो विश्लेषण करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हेडलाइंस बनने का पीछे का कारण क्या है। तो आज भी हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार शामिल होंगे। जबलपुर से चैतन्य भट्ट जी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है नवीन आनंद जोशी जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं, कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक ली। चैतन्य जी, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर एक बार फिर जोर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था, मार्च 2020 में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर जोर दिया था, घोषणाएं की थी, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि प्लांट नहीं लगे और हमें ऑक्सीजन की समस्या होने लगी दूसरी लहर में। देखिए प्रशिता जी, ये ऑक्सीजन वाला जो मसला है इसके तौर पर बहुत ही ज्यादा गंभीर है, क्योंकि पिछले कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन की लगातार कमी बनी रही और उसके कारण सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई। ऑक्सीजन के लिए हाय हाय मची हुई थी। केंद्र से लेकर प्रत्येक राज्य में ऑक्सीजन की कमी थी, जिसको लेकर कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने तरफ से आदेश दिए कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होना चाहिए, ताकि जो कोरोना पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु ना हो। तो जाहिर सी बात है कि उस समय चूंकि कोरोना काफी तेजी में था, इसलिए इस तरह की घोषणाएं की गई कि हम ऑक्सीजन प्लांट मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी लगा देंगे। देश में और भी राज्यों में इस तरह की बातें हुई, लेकिन वो अभी धरातल पे उतर नहीं पाया है। ये बात सही है कि अभी कोरोना का जो संकट है वो थोड़ा सा कम हुआ है और ये भी एक कारण हो सकता है कि उसके कारण लापरवाही बरती जा रही हो। लेकिन जो डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं कि तीसरी लहर काफी गंभीर होगी और उसमें बच्चों पर ज्यादा असर हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की कमी फिर से ना हो, इसके लिए सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमने जो भी घोषणाएं की थी और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जो बात की थी उस पर हम युद्ध स्तर पर काम करेंगे। क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी अगली बार भी हुई तो आप ये समझ लीजिए कि फिर से उसी तरह की मौतें होंगी, जिसका खामियाजा हम बाद में भी भुगतेंगे। इसलिए शिवराज सिंह जी ने इस बात को गंभीरता से लिया है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं और दीगर जो अफसरशाही है उसको इस बारे में लगातार प्रयास करना होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप समझ सकती हैं कि स्थितियां कितनी गंभीर हो सकती हैं। और हमने इस बात का उल्लेख करते हुए ये भी कहा पिछली बार, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी में हमने लोगों की मौतें देखी हैं, वो दुखद स्थिति फिर से न बने, इसलिए इस बात को लेकर बहुत गंभीरता अगर सरकार बरतेगी तो मुझे लगता है कि अगर जैसा वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 4 से 6 महीने के भीतर तीसरी लहर आ सकती है, तो उस बीच अगर बहुत से ऑक्सीजन प्लांट लग सकते हैं तो मुझे लगता है कि इस समस्या से हम निपट सकते हैं। नवीन जी, आप लेना चाहूंगा। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था कि जब ऑक्सीजन की कमी आई थी तो ये कहा गया था कि बावई में प्लांट बन रहा है और उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी और उस पर काम शुरू होगा ऐसा वादा भी किया था। लेकिन वो वादा चूंकि धरातल पर नहीं आ पाया और कई लोगों की जानें ऑक्सीजन को लेकर के गई। अब चूंकि थर्ड वेरिएंट के बारे में बात कही जा रही है तो उसको लेकर के अब सतर्कता तो बरतना होगी और खासकर जो हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज बढ़ाई हैं और जो चिकित्सा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अभी बीते दिनों में जो लगातार प्रगति की है, वो एक आशाजनक स्थिति कही जा सकती है। अभी केसेस भी कम हो गए हैं और ईश्वर न करे कि यदि थर्ड वेव आती भी है तो उसमें मध्य प्रदेश में अधिक नुकसान न होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और ऑक्सीजन को लेकर के पर्याप्त आपूर्ति का जो वादा है वो मुख्यमंत्री जी को शायद याद रहेगा और जो प्लांट उन्होंने उस समय अधूरा छोड़ा था वो शायद इस समय पूरा होने की स्थिति में बन जाएगा। 10 से 12 दिनों का ऐसा कहा जा रहा है कि वो तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ही। और अगर आगे बढ़ते हैं तो कल कैबिनेट में तू मैं भी हुई, जो चर्चा का विषय बनी, सुर्खियों का विषय बनी यशोधरा राजे सिंधिया और ऊर्जा मंत्री में कि यशोधरा ने कहा कि खंबे पर चढ़ने से विभाग ठीक से नहीं चलता, तो वहीं ऊर्जा मंत्री का जवाब आया कि आप प्रेजेंटेशन तो कर लेने दीजिए, हमेशा टोकती रहती है। क्या मायने निकाले जाए चैतन्य जी इसके कि सामंजस्य नहीं बन पा रहा है नेताओं के बीच? नहीं, देखिए प्रद्युम्न सिंह तोमर की जहाँ तक बात लगता है कि वो इस तरह की कार्यवाहियां लगातार करते हैं, कभी नाले में उतर जाते हैं, कभी ट्रांसफार्मर
चिड़िया का घोंसला निकाल देते हैं। तो उनकी इस तरह की आदतें हैं, वो इस तरह का पब्लिसिटी पाने का प्रयास करते हैं। ये बात ठीक है कि उनकी अपनी सोच है कि वो किस तरह से काम करना चाहते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के बैठक के दौरान अगर दो मंत्री जो सीनियर मंत्री हैं उनके बीच में इस तरह की अगर तू में होती तो मुझे लगता है कि ये संदेश अच्छा नहीं है। ये बात ठीक है कि प्रेजेंटेशन वो दे रहे थे, लेकिन बिजली की जो स्थिति है वो पूरे देश को, पूरे प्रदेश को मालूम है, और अभी हाल में और बिजली के बिल बढ़ाए जाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यशोधरा राजे ने ये कहा कि आप खंबे पे चढ़ के विभाग ठीक से नहीं चलता, तो ये बात उनकी सही है कि आप खंबे पे चढ़ के, वैसे भी आपके पास कोई इस तरह का लाइसेंस नहीं है। जो लाइनमैन होता है उसके पास लाइसेंस होता है, उसके पास वो होती है। तो अगर इस तरह की आप हरकतें करेंगे तो किसी मंत्री को उचित नहीं लगता मुझे। उनको अपने जो विभाग है उसको कसना होगा, क्योंकि आप देखिए, और दूसरी चीज ये है कि विभाग को कसने के अलावा उनको ये भी देखना होगा कि हमारे पास मेन पावर कितना है। अभी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थिति ये है कि उनके पास लगातार लोग रिटायर्ड होते जा रहे हैं। नए लाइनमैन जो मेन होता है, लाइनमैन जो होता है, जो बिजली सुधारता है खंबे पे चढ़ के, उनकी कमी है। सैकड़ों हमारे मध्य प्रदेश जो विद्युत मंडल का मुख्यालय है वहाँ पर भी सैकड़ों लोग जो है वो रिटायर्ड हो गए हैं, और तकनीकी संघ इस बात की बार बार मांग भी कर रहा है कि भाई इस तरह के जो धरातल पे काम करने वाले कर्मचारी उनकी भर्ती होना चाहिए, लेकिन भर्ती हो नहीं पा रही। दूसरी बात, इनका लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है विद्युत कंपनियों का। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रेजेंटेशन दे भी रहे थे और अगर वो उनकी तरफ देख रहे थे, तो हो सकता है कि दोनों एक ही इलाके के हों, आपस में प्रतिद्वंदिता भी हो सकती है। तो इसलिए भी इस तरह का विवाद हुआ। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में, वो विशेषकर के जिसमें शिवराज सिंह जी को हस्तक्षेप करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है। और इसलिए सुर्खियां बनी हैं अखबारों की कि मंत्रिमंडल की बैठक में दो सीनियर मंत्री, जिसमें एक महिला मंत्री है और दूसरी पुरुष मंत्री है, उनके बीच में इस तरह का विवाद हुआ। और बाद में तो ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने हाथ जोड़ के माफी भी मांगी थी यशोधरा राजे सिंधिया से। लेकिन ये जो मामला है ये ठीक नहीं है, और इस तरह के अगर जो झगड़े होते हैं अगर आपस में बैठ के सुलझा लिए जाए, तो आज कम से कम हम आज इस बात पर चर्चा नहीं करते कि दो मंत्रियों में इस तरह की तू में हुई। नवीन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब बिजली की जो व्यवस्था है वो विभाग की ओर से ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, बिजली चोरी की घटना है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या एक तरह से फटकार यहाँ पर ऊर्जा मंत्री को मिली है? देखिए, ऊर्जा मंत्री के जो प्रदर्शन रहे हैं उसको देख करके तो हमेशा से ये लगता आया है कि वो काम में कम विश्वास करते हैं, पब्लिसिटी में उनका भरोसा ज्यादा है। जिस तरह से उन्होंने खंबे पर चढ़ के जो फोटोग्राफी करवाई थी, जो वीडियोग्राफी करवाई थी, वो प्रदेश में चर्चा का विषय भी बनी। और जो जैसा कि अभी चैतन्य जी बता रहे थे कि दुर्घटना का सबब भी हो सकता है, तो ऊर्जा मंत्री को पेपर पर काम करना चाहिए, अपने निर्देश देना चाहिए। प्रशासनिक कसावट की आवश्यकता है, न कि वो जो काम लाइनमैन का है वो काम ऊर्जा मंत्री को करना शोभा नहीं देता। और जहां तक यशोधरा जी का सवाल है, असल में क्या है कि वो उसी क्षेत्र से आती हैं और उनका स्वभाव सभी लोग जानते हैं किस तरह का स्वभाव है। बहुत जरा में उनका तनिक गुस्से का पारा चढ़ जाता है, पर लेकिन कैबिनेट जैसी कैबिनेट बैठक बहुत गंभीर विषय पर होती है, और उसको लेकर के इस तरह की तू में होना या टीका टिप्पणी होना, मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश के कैबिनेट के जो इतिहास है इसमें एक अलग सी घटना लिखी जाएगी, क्योंकि इसको पेपर पब्लिसिटी भी मिल गई है। इस तरह से अखबारों की सुर्खियां बन गई है वो, उसको लेकर के लगता है कि मंत्रियों का आपस में किस तरह का व्यवहार है, फिर उनको आम जनता के बीच, क्योंकि माननीय जब जनता के बीच एक आदर्श के रूप में क्या प्रस्तुत करेंगे, क्या उनके आपस में इस तरह के व्यवहार को सुर्खियों बनने देंगे वो लोग? विभाग चलाना है, न कि सुर्खियां बनाना इस तरह की घटनाओं से। और आदर्श की बात करते हैं तो अगर एक और बड़ी खबर यहाँ पर हमको देखने को मिली है शिक्षा मंत्री की ओर से, चैतन्य जी, कि फीस से परेशान अभिभावक से शिक्षा मंत्री बोले कि जाओ मरो, जो करना है वो करो। क्या शोभा देता है इस तरह के शब्दों का उपयोग करना एक मंत्री को, एक जिम्मेदार मंत्री को? देखिए प्रशिता जी, ये वही नेता हैं जो जब वोट मांगने आते हैं तो लोगों के हाथ पैर जोड़ते हैं, उनके पैर पड़ते हैं, और जब मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो उनका जो अहंकार है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। अगर प्रदेश के अभिभावक जो पिछले 1-1.5 साल से कोरोना का संकट झेल रहे हैं, कई लोगों की नौकरी चली गई है, कई लोगों का वेतन कम हो गया है, और उसके बावजूद भी अगर प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं और उसको लेके अगर वो
एक मंत्री के पास जो उसी विभाग का मंत्री है जाते हैं और अपनी बात करते हैं, अपनी व्यथा बताते हैं, तो उस मंत्री को उनके प्रति सहानुभूति ना दिखाते हुए ये कहना कि जाओ मर जाओ, ये मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक है। ये मंत्री के लिए, वो भी शिक्षा विभाग जैसे, जिसमें बुनियाद दी जाती है अच्छे विचारों की, शिक्षा जो दी जाती है, गुरु को बहुत महत्व माना जाता है कि गुरु हमें अच्छी शिक्षा देता है। उस विभाग का मंत्री अगर अभिभावकों से, जो बेचारे परेशान होकर आपकी शरण में गए थे, उनसे अगर इस तरह का व्यवहार करता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री परिषद में रहने का कोई हक नहीं। और निश्चित तौर पे इस बात को बहुत गंभीरता से लिया गया है। पालक संघ जो है वो इस मामले में मुकदमा भी दायर करने वाला है। शिवराज सिंह जी ने भी इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है, उन्होंने शायद तलब भी किया है इंदर सिंह परमार जी को। लेकिन आप ये बताइए कि एक व्यक्ति जो एक संघ है जो अपने समाज लोगों को लेके अगर मंत्री के पास जा रहा है और अपनी व्यथा बता रहा है, तो उसके प्रति आपको सहानुभूति ना बतलाकर आप उससे इस तरह से बदतमीजी से बात करें, ये किसी मंत्री को शोभा देता है? कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास लोग इसलिए पहुंचते हैं कि आप उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, लेकिन आप निराकरण करने की बजाय उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, ये मुझे लगता है कि कहीं से उचित नहीं है। और इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जो अहंकार है समय मंत्रियों का वो बहुत ऊपर तक जा चुका है, और उसके कारण वो आम आदमी को वैसे भी घास मूली समझते हैं। जब चुनाव हो जाता है उसके बाद 5 साल तक तो जनता उनके लिए प्रजा हो जाती है। वो कहते जरूर है कि हमारी जनता हमारी भगवान है और राजा है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि वो राजा हैं और जो सामंती व्यवहार है उनका वो आम जनता के साथ हमेशा होता जाता है। ये हम हमेशा से देखते आए हैं। लेकिन जनता के सामने भी संकट इसी बात का है कि एक बार अगर आपने किसी को सरकार हाथ में दे दी तो 5 साल तक आपको उसके जो अर्थ हैं वो सहने पड़ते हैं। बिल्कुल, निश्चित इस तरह की हरकतें या इस तरह के शब्दों का उपयोग करना शोभा नहीं देता। नवीन जी, सांसद मेनका गांधी का भी एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिस तरह उन्होंने कहा है, पशु चिकित्सक के बेटे से कहा है कि तुम्हारा बाप सस्पेंड होगा। तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन अगर मंत्री या नेता आम जनता पे निकालेंगे तो आम जनता अपनी समस्याएं किससे बोलेंगी? उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वे पहले तो किस ढंग से पशु चिकित्सक से बात कर रही हैं। एक परिपक्व राजनेता हैं वे और केंद्र में मंत्री रही हैं। केंद्र की मंत्री होने के साथ एक बड़े परिवार से वे आती हैं और एक अनुशासित पार्टी की वे सिपाही हैं। तो इस पद और इस गरिमा का ध्यान रखते हुए उन्होंने जिस ढंग से पहले बोला है वो, और फिर ये पशु चिकित्सक के बेटे को इस तरह की धमकी दे करके ऑडियो वायरल होना उनका, मैं समझता हूं कि ये उनके इतने बड़े लंबे कैरियर और कार्यकाल को लेकर के उस पूरी बात ने उसको पूरा चौपट सा कर दिया है। आखिर मेनका गांधी जैसी संजीदा महिला है, वो इतने ऐसे छोटे शब्दों का उपयोग क्यों कर रही है कि तुम्हारा बाप सस्पेंड होगा? भाई ये चीजें जिस ढंग से बोली जा रही है उससे लगता है कि माननीयों की जुबान जो जुब्वा है उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। क्योंकि सबसे पहले कहा जाता है कि आप जो बोलते हैं, जो आपकी वाणी होती है, वही आपका चरित्र का बयान करती है कि आपका कैसा व्यक्तित्व है, कैसा कृतित्व है। यदि आप इस ढंग से बोल रहे हैं, जैसे इंदर सिंह जी परमार का जो कहा गया, मेनका गांधी, ये वो लोग हैं जिनको आदर्श माना जाता है, जिनको सुनने के लिए लोग हजारों की संख्या में पहुंचते हैं, जो जनता को, आवाम को अपनी वाणी से मंत्र मुग्ध करते हैं। वे लोग जब इस तरह से कटु शब्द बोल रहे हैं, न केवल कटु बल्कि वे जो अनसंसदीय भी शब्द कहे जा सकते हैं या जिनको चुभने वाले शब्द जो बोल रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये राजनीति के बहुत गिरते हुए स्तर का प्रतीक है। निश्चित ही पहले तो हम ये सुनते थे बयानबाजी में कि नेता मंत्री एक दूसरे पर इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन अब आम जनता पर होने लगा है। तो हम ये समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति का स्तर कहां पहुंच रहा है। एक और बड़ी खबर की ओर हम जाते हैं, जहां पर नेमावर की ये बड़ी खबर है, जहां पर जघन्य हत्याकांड हुआ है। प्रेम प्रसंग में 5 दलितों की हत्या कर दी गई, शव खेत में 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिए गए। चैतन्य जी। हाँ, देखिए, नेमावर की जो घटना है वो बहुत ही जघन्य हत्याकांड है और विशेषकर 47 दिन से ये परिवार लापता था, जिसकी खोज पुलिस कर रही थी। और बाद में सब ये पता लगा कि 2 भाइयों ने मिलके
खेत मालिक का जो पोता था, उनके 2 भाइयों ने मिलकर उन लोगों की हत्या कर दी थी, दलित परिवार की हत्या कर दी थी। और इतना ही नहीं, मतलब 8 से लेके 10 फुट तक गड्ढा खोदना मुझे लगता है कि आम आदमी के बस का तो नहीं है। निश्चित तौर पर उसमें मशीनरी का उपयोग किया गया होगा और उसके बाद उनको गाड़ा गया होगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि उसमें प्रेम प्रसंग का मामला था। देखिए, अपराध तो एक साधारण मनोवृत्ति है और अपराध जब तक समाज रहेगा तब तक अपराध तो रुक नहीं सकता है। विशेषकर दलितों के प्रति जिस तरह का व्यवहार लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सामंती जो मानसिकता है उसको बताते हैं। अगर प्रेम प्रसंग के कारण भी हत्या की है ये, तो किसी एक पूरे परिवार को खत्म कर देना ये बहुत ही घृणित और बहुत ही दुखद तथ्य है। और निश्चित तौर पर पुलिस इसकी जांच कर रही है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही होना चाहिए। उनको आजीवन कारावास के साथ के अलावा अगर फांसी की भी सजा दी जाए तो कम है, क्योंकि हर व्यक्ति को इस देश में जीने का अधिकार है। और अगर प्रेम प्रसंग जैसे छोटे मामले पर अगर इस तरह से लोग परिवार को खत्म करने लगेंगे तो हमारी जो संस्कृति है या जो हमारी भावना है वो कहाँ तक बनी रहेंगी। तो इसलिए इस बात को लेके बहुत गंभीर रूप अपनाना चाहिए और मुझे लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले का निपटारा होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का मामला, इस तरह के अगर मामले बढ़ते रहे, अगर विशेषकर आप देखिए कि छोटी जगहों पे इस तरह के मामले बनते रहते हैं और इसी कारण से आप देखिए कि उन पे उतनी कड़ी कार्यवाही भी नहीं हो पाती क्योंकि पुलिस भी लापरवाही बरतती है। लेकिन चूंकि ये मामला बहुत गंभीर है और 42 दिन से उस परिवार की कोई खोज खबर नहीं हो रही थी, लेकिन अब चूंकि वो पकड़े गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब उनको कड़ी से कड़ी सजा बहुत जल्दी मिलना चाहिए। निश्चित ही नवीन जी, हम उम्मीद यही करते हैं कि ऐसे गुनहगारों को कड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, सख्ती के साथ उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वही जिम्मेदारों की लापरवाही कहे या कार्रवाई नहीं करना कहे जो ऐसे मामलों को बढ़ावा मिलता है। हेलो जी नवीन जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, मैं इसमें ये कहूंगा कि ये सामाजिक टूटती सामाजिक वर्जनाओं का एक प्रकरण मान ले हम इसको। क्या है कि जघन्य हत्याकांड, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या करके इस क्रूरता के साथ उनका जमीन में गाड़ देना, और बात यदि प्रेम प्रसंग को लेकर के है तो ये समाज में क्या स्थिति बन गई है ये आप देखिए कि आक्रोश और गुस्सा किस हद तक पहुंच गया है कि लोग हत्या करके और इस तरह के शव को गाड़ने जैसी स्थिति तक आ गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समाज में किसी तरह का कोई मानवीयता तो बची नहीं है और लोगों के अंदर जो दुर्भावना, जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो इस हद तक आ गया है कि पुलिस ने एक ही, हालांकि अभी जो 5 आरोपी जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे बातचीत में और भी कुछ चीजों का खुलासा होगा, लेकिन ये जो घटना है ये प्राथमिक तौर पर ये साफ दिखता है कि समाज में किस तरह के लोगों के अंदर भावनाएं, दुर्भावनाएं भर गई हैं। और इस छोटे छोटे मामलों पर जहां पे बातचीत से किस मुद्दों का हल हो सकता है वहां पर इस तरह के, और साथ में कानून और व्यवस्था की बात हम करें कि इस मध्य प्रदेश में कभी इतनी लचर कानून व्यवस्था नहीं थी जो इन दिनों देखने को मिल रही है, क्योंकि ये बड़े बड़े इस तरह के जो अपराध होते हैं इनमें अपराधी का हौसला भी बुलंद होगा, अन्यथा पुलिस की गश्ती होना, पुलिस की एकदम जागरूकता कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। पुलिस की गश्त में ग्रामीण क्षेत्र में यदि इस तरह का हो रहा है तो ये दुखद तो है। निश्चित ही प्रशासन, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि गुनहगारों पर कार्रवाई हो पाती है या कितनी सख्त कार्रवाई होती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। एक देश एक राशन कार्ड को 31 जुलाई तक लागू करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के डेटा में देरी और लापरवाही माफ नहीं की जा सकती। चैतन्य जी, देखिए, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था, क्योंकि आप देखिए कि कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने पलायन किया था और उसके कारण उनको भूख का सामना करना पड़ा, भुखमरी का सामना करना पड़ा। अभी भी आप देखिए कि मध्य प्रदेश का राशन कार्ड अगर है तो उसको उत्तर प्रदेश में राशन नहीं मिल सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप पूरे देश में एक राशन कार्ड और एक देश एक राशन कार्ड की योजना अगर लागू करेंगे तो उसमें ये होगा कि बहुत से लोग जाते हैं अपना परिवार के पालन करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। बिहार से देखिए आप, उत्तर प्रदेश से देखिए, बॉम्बे में लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पूरे देश में एक राशन और एक देश और एक राशन कार्ड की सुविधा होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके अलावा उन्होंने जो केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है कि आपके पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं। इसका क्या है कि सरकार के पास किसी भी चीज का कोई डाटा अवेलेबल होता नहीं है, और जब कोर्ट पहुंचता है मतलब तब जाके उनको समझ में आता है कि हमको डाटा भी इकट्ठा करना चाहिए। कितने मजदूर हैं, कितने मजदूर प्रवासी हो गए हैं, कितने प्रवासी हैं, इनका कोई डाटा लंबे समय से सरकार तैयार नहीं कर पा रही, जबकि ऐसी स्थिति थी कोरोना काल में कि आप बहुत आसानी से ये डाटा तैयार कर सकते थे। तो अगर ये 31 जुलाई तक ये तय कर लेती है सरकार, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि आपको ये योजना लागू करना है, तो मुझे लगता है कि उन बेचारे मजदूर साथियों को जो अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाते हैं काम करने के लिए, अपना परिवार, अपने पेट पालने के लिए, तो उनको बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। क्योंकि संविधान में स्पष्ट तौर पे कहा गया है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा देना सरकारों का कर्तव्य है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का मौलिक अधिकार है, उनको गरिमा के साथ जीने का मौलिक अधिकार। तो संविधान में भोजन के अधिकार का भी स्पष्ट प्रावधान रखा गया है। ये सारी टिप्पणियां जो सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सरकार को अब निश्चित तौर पे 1 महीने के भीतर, क्योंकि आज 30 जून है, 31 जुलाई तक आपको ये कार्यवाही पूरी करना है, तो मुझे लगता है कि अब ये युद्ध स्तर पर काम होगा और एक बहुत अच्छी योजना लागू हो पाएगी देश में। निश्चित इस योजना से प्रवासी मजदूरों को कई सारे लाभ मिलेंगे नवीन जी। वहीं कोर्ट ने केंद्र को पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर करने के लिए कहा है, और ये भी कहा है कि कागजों में सरकार कह रही है कि हजारों करोड़ आवंटन किए गए, लेकिन मुद्दा ये है कि लाभ असल में लोगों तक कहां पहुंचा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यदि ये चिंता व्यक्त की है और जो फटकार लगाई है केंद्र को, तो ये बेहद उचित कदम है और होना भी चाहिए। एक रूपता लाने की बात है जहां पर राशन कार्ड को लेकर के और मजदूरों का और उनका परिवार को, जो प्रवासी मजदूर है उनको जो सहायता पहुंचाने का इसमें निर्णय है, ये काफी हद तक बहुत अच्छा निर्णय कहा जाएगा। लेकिन एक बात आप इसमें देखिए कि पहले ये होता रहा है, अलग अलग कलर के राशन कार्ड होते थे, पीला राशन कार्ड, नीला राशन कार्ड, इस तरह के राशन कार्ड से, और अलग अलग व्यक्तियों के, हालांकि संपन्न और मध्यम वर्ग से ऊपर के व्यक्ति तो राशन कार्ड की तरफ नहीं जाते, तो ये मजदूरों और प्रवासी मजदूर और जो गरीब तबके के लिए ही ये योजनाओं का लाभ मिल सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट यदि इसमें केंद्र सरकार को इस ढंग से ताकीद कर रहा है और बता रहा है कि आप, चूंकि राशन कार्ड वाले उसमें विभाग में सर्वाधिक भ्रष्टाचार होता है, और ये उनका राशन खाने वाले, और आपके साथ बीच में ध्यान होगा, एक मंत्री स्वयं अपने परिवार के उसने 10 लोगों के झूठे गरीबों के नीचे का राशन कार्ड बनवा लिए थे, और उनसे उसने राशन अर्जित करके उसको बाजार में बेच दिया था। ये मध्य प्रदेश का ही किस्सा है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उससे ये सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार है, इसका केंद्र सरकार के बाद राज्यों में भी इसका असर दिखेगा, और ये एक देश एक राशन कार्ड की जो योजना है, यदि ये शुरू हो जाती है तो इससे बेहतर कोई विकल्प इस वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इससे अच्छा बेहतर विकल्प कुछ हो नहीं सकता। निश्चित इस योजना से कई लाभ मिलने वाले, लेकिन इस तरह इस योजना में ढील पोल बरतना सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि माफ नहीं किया जा सकता। और वहीं हम देखते हैं कि इस तरह की योजनाएं कागजों में तो सिमट कर रह जाती है, लेकिन जमीनी स्तर तक लोगों तक उनका लाभ पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, ये भी देखने वाली बात होती है। एक और बड़ी खबर यहाँ पर छपी है कि कई सालों से कई सड़कें निर्माणाधीन है, कई ब्लैक स्पॉट में सुधार नहीं हुआ है। चैतन्य जी, 10 लाख से 17,50,000 वाहन हो गए हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में सड़कें कम पड़ने लगेंगी। देखिए, जिस गति से वाहन बढ़ रहे हैं, ये बात सही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत हाई लेवल पर पहुंच गई। इसके बाद भी आप देखिए कि वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 4 व्हीलर की तो संख्या काफी गति से बढ़ी है, और मुझे तो लगता है कि एक एक परिवार में 2-2, 3-3 कारें हैं। एक व्यक्ति अकेला बड़ी एसयूवी में चलता है, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात तो है, क्योंकि सड़कों का बोझ उतना ही होता है जितनी वो संभाल सकती है। विशेषकर आप देखिए कि जो सड़कें बनती हैं वो एक ज्यादा से ज्यादा 10 टन तक की कैपेसिटी उनकी होती है संभालने की, लेकिन जब उसमें 20-20 और 30-30 टन के ट्रक निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सड़कें टूटेंगी। लेकिन उनका सुधार कार्य होना ये बहुत जरूरी होता है। आपने बना दिए हैं प्राइवेट टोल नाके, जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो टोल नाका वसूल करें और उसके साथ साथ जो सड़कों में खराबी हुई है उसको भी दूर करें। लेकिन आप देखिए कि जबलपुर से लेकर दमोह तक की जो सड़क है, जिसपे बाकायदा टोल नाका वसूल करा जा रहा है,
वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। बस जो वहाँ से ये बसें चलती हैं वो भी खराब होती हैं, उनके जो वो होते हैं वो भी खराब होते हैं, टायर पर भी असर पड़ता है। तो ये देखना बहुत जरूरी है सरकार को कि जो भी संस्थाएं या जो भी ठेकेदार अगर टोल टैक्स वसूल कर रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन सड़कों को ठीक करवाएं। इसके अलावा सरकार के आधिपत्य में जो सड़कें हैं उनको भी बहुत ठीक करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर सड़क अच्छी होगी तो आपका आवागमन सुगम होगा और आपका जो दूसरे प्रदेशों से आने वाली चीजें वो आसानी से आ जाएंगी। क्योंकि अभी तो बरसात भी आने वाली है, बरसात में निश्चित तौर पर डामर की जो सड़कें हैं वो और ज्यादा खराब होती हैं, इसलिए उस मामले को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। और इन सड़कों पे जिनमें सड़कें बहुत खराब हैं, जो राजमार्ग जरूर कहे जाते हैं या स्टेट हाईवे कहे जाते हैं, उनकी स्थितियां भी बहुत खराब है, उनको देखना बहुत जरूरी है और उसके लिए आवंटन करना आवश्यक होगा, क्योंकि बिना पैसे के तो कोई भी काम हो नहीं पाता है। तो सरकार को ये देखना होगा कि हम आवागमन की जो स्थिति है वो बाकायदा सुचारू रूप से चल सके और उसके लिए सड़क सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। निश्चित ही नवीन जी, हम राजधानी भोपाल की बात कर ले तो कई सड़कों की हालत हम देख ही रहे हैं कि कैसी रहती है और खासतौर पर जब बारिश का मौसम आ जाता है तो सड़कों का हाल क्या हो जाता है। कई वर्षों से कई सड़कें निर्माणाधीन है, निर्माण कार्य में तो लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं। वहीं टोल टैक्स की बात करें तो उस रोड का वसूली भी समय समय पर की जाती है, लेकिन फिर भी जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं कर पाते आप लोग। बिल्कुल ठीक, आपने विषय अच्छा उठाया, क्योंकि क्या हुआ है कि लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है और सड़कों का रखरखाव बिल्कुल नहीं के बराबर है। बिल्कुल। जब किसी ठेकेदार को सड़कों के निर्माण का काम दिया जाता है तो उसका लक्ष्य ये होता है कि वो किस तरह से मैनेज करके वो ठेका पूरा कर ले, लेकिन होना ये चाहिए कि उसको एक सड़क जो दी गई है उसको निश्चित समयावधि तक, अधिकतम समयावधि उसको उस मेंटेनेंस के साथ दी जाना चाहिए। और रहा सवाल वाहनों का, तो वाहनों पर भी आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। एक घर में 5-5, 6-6 वाहन होते हैं, किसी के पास 2 व्हीलर के 2 हैं, किसी के पास 4 व्हीलर है, तो एक निश्चित उस पर भी एक लगाम लगानी चाहिए कि एक परिवार में यदि रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो एक व्यक्ति के पास 1 से 2 दूसरा वाहन न हो। यदि वाहनों की संख्या बढ़ेगी उसका दबाव सड़कों पर बढ़ता है और सड़कों की गुणवत्ता सर्वविदित है, चाहे कोई सी भी सरकार रहे। अधिकांश जगह पर यह होता है कि सड़क निर्माण में घोटाले होते हैं और सड़क निर्माण इस ढंग से किया जाता है, आपने जिसका जिक्र करना जाहिर सी बात है, राजधानी क्या बड़े शहरों के गांवों में, हाईवेज पे, हर जगह पर जो सड़कों की जो गुणवत्ता है उसकी गाय बगाए पोल खुलती रहती है। और जो टोल टैक्स की आप बात कर रही हैं, टोल टैक्स के जो बड़े सेंटर्स हैं वहां पर बड़े राजनेताओं का, बड़े उद्योगपतियों का, कारपोरेट घरानों का कब्जा था है और वही लोग उसको लेते हैं। और यदि टोल के जो कमाई होती है, आप देखिए वाहन का टैक्स भी इंसान से वसूला जाता है, व्यक्ति से, उसके बाद टोल का भी लिया जाता है, मतलब उसको टैक्स तो हर बार देना है, गाड़ी का भी देना है, पेट्रोल में भी टैक्स लग रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसका भी टैक्स उसकी जेब से जा रहा है, वो लगातार दबाव में है। लेकिन फिर भी न वाहन कम हो रहे हैं, न सड़कों की गुणवत्ता सुधर रही है, न टोल नाकों पर कोई नियंत्रण है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अराजकता की स्थिति है, न हम वाहनों की संख्या नियंत्रित कर पाते हैं, न सड़कों की गुणवत्ता सुधार पाते हैं, तो क्या राजधानी और क्या ग्रामीण क्षेत्र, सब जगह यही हालात रहने वाले हैं। सरकार को इसमें कुछ न कुछ चेतना होगा और उसको अपने तय इस तरह से प्रयास करने होंगे ताकि ये वाहनों का सैलाब रुके और खास सड़कों का जाल जो बनाया जा रहा है वो लंबे समय तक चलती रहे, टिके। निश्चित ही आप और हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं हमेशा कि जो सिस्टम है उसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन सुधार कहीं नजर नहीं आता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखबारों की सुर्खियों में आज हम तमाम सुर्खियों पर चर्चा करी और रोज करते रहेंगे। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।